Hi, good morning. So, amino acid. So we have started biomolecule and we have complete किया अपन ने? We have complete that acid soluble, insoluble pool. We have also complete that secondary metabolites. And what are secondary metabolites? Those biomolecules which are not very much essential for the growth as well as metabolic activities of the plant, ठीक है, or the other animal, ठीक है ना, because they are not universally synthesized. That's why I am saying this word, that plant or other animal. That means the secondary metabolites are those biomolecules which are not present in every organism. They are present particularly in particular organism. For example, they may be present in a plant or they may present in a fungi, ठीक है. सब में नहीं प्रेजेंट होगा, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए या फिर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए. अगर ये रहेंगे तो प्लांट या फिर एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है. पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स चाहिए ही चाहिए. अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं रहेंगे तो वो प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म मर ही जाएगा, ठीक है ना. दैट इज रिक्वायर्ड, इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सब चीज़ों के लिए जो जरूरी रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट. जो जरूरी नहीं रहता, एज अ बाय प्रोडक्ट, इट फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना, गलती से बन गया वो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट. और दोनों बायोमोलिक्यूल ही रहेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. बोथ आर organic compound, that means they will have a carbon present inside them and both are synthesized by living organism. Understand? So let's start amino acid. So what are amino acids? कहाँ पे आएंगे ये? सबसे पहले तो अपन ने कल बोला था ना वो दैट एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है ना. जैसे सपोज ये है कि बीकर है, ठीक है, और वो छान लिया, वी स्ट्रेन दिस, तो यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे आएंगे द अमीनो एसिड्स विल कम हियर एट द फिल्ट्रेट. दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द एसिड सोल्यूबल पूल. व्हाई? बिकॉज दे आर biological agent है, because that means they will be synthesized by living organism. They are bio micromolecules, छोटे रहते हैं ये bio micromolecules, और you can call it as a they are monomer of protein. यही बहुत सारे बनते हैं, जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड्स, और फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है या फिर पॉलीमर बनता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन. और वी कैन कॉल अमीनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स है. 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, मेनी अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को नाम बाद में दिया जाता है, ये प्रोटीन है. जैसे ये दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? दीवार की बिल्डिंग ब्लॉक है योर दैट ब्रिक्स. Likewise, the amino acids are the building block of protein, ठीक है. इसका molecular weight कम रहता है, the molecular weight less than 800 Dalton. That's why वो they come under that filtrate, ठीक है ना. हाँ, इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं. सब्स्टिट्यूटेड, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. ऐसा क्यों बोलते हैं इनको? Why they called as substituted methane? See, अगर अमीनो, इसको मैंने तोड़ा, there is a amino group as well as acid also, ठीक है. अमीनो ग्रुप मतलब NH2 will be there, एक कार्बन हो गया, इसमें CH, R और H. मीथेन कैसे रहता है? मीथेन इज लाइक दैट, CH4 लिखते हैं अपन. The 4 valencies of carbon are satisfied by hydrogen here. This is your मीथेन. ये मीथेन है, ठीक है. मीथेन को मैंने ये कन्वर्ट, ये और ये तीनों रिप्लेस कर दिए हाइड्रोजन, ठीक है. और दिस नाउ यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर जिसमें एक अमीनो ग्रुप है और जिसमें है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है. एंड दीज अमीनो ग्रुप्स एंड एसिड ग्रुप, इसी को ही बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप. कौन से ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप. ये सारे के सारे, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. ये फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन को अटैच है, दिस कार्बन.
दिस कार्बन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन? क्या है, ब्लैक क्यों हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. व्हाट इज मीन बाय अल्फा कार्बन? क्या हो गया यार? अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन वेयर द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH फंक्शनल ग्रुप है, NH2 इज योर फंक्शनल ग्रुप. तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, दिस इज वन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. Both the functional group are attached to only one carbon, that first carbon or the alpha carbon, that is called as your alpha carbon. That's why we call amino acid as a alpha amino acid. Alpha amino. Why we call amino acids as a alpha amino acid? Because both the functional group, both that is COOH as well as NH2, these two functional group, ये दोनों के दोनों फंक्शनल, जैसे अल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में OCOO ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना. द फंक्शनल ग्रुप्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. बोथ फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच टू सेम कार्बन, इसीलिए इसको अल्फा बोलते हैं, बीटा वगैरह नहीं बोलते. बीटा गामा अलग है, वो यहाँ पे पढ़ना नहीं है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स. सो दिस इज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अमीनो एसिड. लेट्स रीड अमीनो एसिड, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है. सी, amino acids are the organic. First of all, they are organic, they are biomicromolecule. Whenever I am saying they are biomolecules or biomicromolecules, that means they are organic. इसमें कार्बन रहेगा. कौन से कंपाउंड रहेंगे इसमें? इसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा. ऑफ कोर्स दे आर ऑर्गेनिक. ऑल बायोमोलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल तभी बोलते हैं जब वो ऑर्गेनिक रहेंगे. और दूसरा क्राइटेरिया है सिंथेसाइज्ड बाय living, synthesized by living, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप है उसमें और एसिडिक ग्रुप भी है. एज अ सब्सटीट्यूटेड ऑन द सेम कार्बन, सेम कार्बन में है, अभी डिस्कस किया था, इसीलिए उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. बोथ द फंक्शनल ग्रुप COOH as well as NH2, these two functional group are attached to same carbon, अल्फा कार्बन. दे आर सब्सटीट्यूटेड. मीथेन की चारों हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिए. इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा, इसमें एक वेरिएबल ग्रुप लगा दिया. ये मीथेन था, ये आपका मीथेन है. ये मीथेन की 3 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए एंड एक हाइड्रोजन वैसे ही रखा, ठीक है. तो आपको मिल गया अमीनो एसिड. हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो एंड वेरिएबल आर ग्रुप बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप. हाँ, अच्छा. तो अमीनो एसिड्स का फिर क्लासिफिकेशन और फंक्शनल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. व्हाट आर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड? सी, फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ज्विटर आयन? ज्विटर आयन क्या होता है? एट डिफरेंट pH the amino acid behave differently. What is meant by ज्विटर आयन? फॉर एग्जाम्पल एट pH 7, अगर मैं pH 7 लूँ, ये न्यूट्रल pH है. एट 7 pH अमीनो एसिड क्या होता है? ये कार्बन है, कार्बन में एक जगह COOH लगता है, ठीक है, और यहाँ पे रहता है NH2. यहाँ पे आप R लिखते हैं. व्हाट इज R? R इज अ वेरिएबल ग्रुप. R कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके NCERT में 3 एग्जाम्पल दिए हैं R के. फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल है. COOH सेम ही रहेगा, यहाँ पे NH2 आएगा, आपका H सेम रहता है, और R की जगह R इज इक्वल टू H अगर मैंने कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यू विल गेट, दैट इज NH2 कार्बन COOH H एंड H. इसका नाम है ग्लाइसिन. ये ग्लाइसिन क्या है बच्चे? ये सिंपलेस्ट, बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वेयर R इज इक्वल टू H, ठीक है. R इज अ वेरिएबल ग्रुप. हर अमीनो एसिड में R डिफरेंट रहेगा. ये पहला एग्जांपल है.
दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, व्हेन R इज इक्वल टू CH3, अगर R CH3 है तो आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे मैं COOH लिख दूंगी, यहाँ पे NH2 लिख दूंगी, ठीक है, यहाँ पे CH3 लिख दूंगी और यहाँ पे H। दिस इज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर एलानिन। ये क्या है आपका एलानिन, ये तीनों तो आने ही चाहिए, ये ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन आना चाहिए, वेयर R इज इक्वल टू H, वेयर R इज इक्वल टू CH3 यू विल गेट एलानिन, ठीक है। और अगर तीसरा आपको दिया है व्हेन R इज इक्वल टू CH2OH, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर मैंने ये COOH हो गया, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया अमीनो ग्रुप आपका, ठीक है, ये हो गया H और ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है। मतलब मैंने CH3 की जगह पे क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, इसीलिए इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। एक H निकाल दिया, जैसे CH, ठीक है, तो CH3 के H निकाल के मैंने OH लगा दिया, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। CH2OH, ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया सेरीन का, ये सेरीन, ये 3 स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ये आपने करने ही है, ठीक है। अगर मैंने और स्ट्रक्चर अगर निकाल दिया, फॉर एग्जांपल अगर COOH, ये आपका H ऊपर लग दिया मैंने, NH2, फॉर एग्जांपल CH2, ये फिनाइल रिंग हो गया आपका, फॉर एग्जांपल ये फिनाइल रिंग, ठीक है, और ये OH हो गया टायरोसिन, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ये बेंजीन रिंग विथ बेंजीन रिंग, दिस इज योर ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल, ये एलानिन है, इतना एलानिन, ये हो गया फिनाइल, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर फिनाइल। OH की जगह पे बेंजीन रिंग लगा दी, ठीक है ना, ये OH था यहाँ पे, प्रीवियसली कैसे था NH2 CH COOH, यहाँ पे CH2OH था, ये मैंने OH निकाल दिया और इसकी जगह पे लगा दी ये बेंजीन रिंग, ठीक है, तो मुझे मिल गया फिनाइल एलानिन, क्या मिल गया, फिनाइल एलानिन, ठीक है, मिल गया फिनाइल एलानिन। मैंने फिनाइल एलानिन को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये NH2 है, ये NH2 है, ये C है, ये COOH है, ये हाइड्रोजन आ गया आपका यहाँ पे CH2, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग, और फिर मैंने यहाँ पे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो आपको मिलेगा टायरोसिन, ये हो गया आपका टायरोसिन। ये स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आने चाहिए आपने, ठीक है। फिनाइल एलानिन और टायरोसिन ये अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फिनाइल एलानिन से ही मुझे टायरोसिन मिलता है, फ्रॉम द फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ऐसा एलानिन जिसमें फिनाइल रिंग या फिर बेंजीन रिंग अटैच है, उसी को मैं बोलूंगी फिनाइल एलानिन, इसी से मुझे मिलेगा टायरोसिन, क्या मिलेगा, टायरोसिन। सिर्फ इसमें मैंने एक OH ग्रुप ऐड कर दिया, मतलब मैंने इसका हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो टायरोसिन, यू कैन गेट टायरोसिन फ्रॉम द फिनाइल एलानिन, अंडरस्टैंड। अगर इसकी डेफिशिएंसी रही तो फिनाइल एलानिन इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, दैट्स व्हाई द फिनाइल एलानिन गेट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, ठीक है। और फिर एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं अपन फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, ये पढ़ते हैं अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे थोड़ा आइडिया दूंगी मैं, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे इसका, इसके फीचर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, पढ़ लेंगे, वहाँ पे भी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर में, यहाँ पे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब क्यों बता रही थी, क्योंकि स्ट्रक्चर दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, सी एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का,
ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, देखो जहाँ पे R इज इक्वल टू H है, ये हो गया सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, योर ग्लाइसिन इज योर ग्लाइसिन, ठीक है। फिर आगे आपका ये एलेनिन, एलेनिन मतलब R इज इक्वल टू R की जगह पे अपने CH3, मतलब R क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब हर अमीनो एसिड में R डिफरेंट रहेगा, बाकी सारे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे H हो गया, COOH हो गया, NH2 हो गया, ये सारे सिमिलर ही रहेंगे अमीनो एसिड्स में, सिर्फ जो R है वो वेरिएबल है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा कि व्हाई देयर आर डिफरेंट अमीनो एसिड और व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो आर, तो आर वेरिएबल रहता है, इसलिए देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू CH2OH है, जिसको अपन बोलते हैं सेरीन, ठीक है। सेरीन का OH हटा के अगर मैंने बेंजीन रिंग लगा दी तो मुझे मिलेगा फिनाइल एलेनिन, ठीक है। हाँ, तो अपन एक बार प्रॉपर्टीज पे फिर से आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है अमीनो एसिड्स की। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड्स behave differently in different pH, different pH में, in different pH, डिफरेंट पीएच में, जैसे एसिडिक पीएच में अलग डिफरेंट बिहेव करेंगे, बेसिक पीएच में अलग बिहेव करेंगे, हाँ ठीक है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, एट न्यूट्रल पीएच में दे बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज this is the property of amino acid, that means they behave differently in a different pH। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एट pH 7, अगर pH 7 है तो pH 7 पे ये जो अमीनो एसिड है ये कैसा मिलेगा आपको, देख लो एक बार से, ये फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन हो गया, ये COOH हो गया, यहाँ पे ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ, ये H और यहाँ पे R रहता है, R इज वेरिएबल, ठीक है। एंड अगर मैंने pH 7 लिख दिया, ये pH 7 पे क्या होता है, यहाँ से H हट जाता है, ठीक है, माइनस चार्ज आ जाएगा इस पे, और यहाँ पे एक, यहाँ पे NH3 एक हाइड्रोजन, दैट मीन्स the COOH, the carboxylic group will lose its proton, हाइड्रोजन एक लूज कर दिया, इसने प्रोटॉन लूज कर दिया और इसने एक एक्सेप्ट कर लिया। At pH 7 this amino acid have both positive charge and negative charge, ठीक है। एट न्यूट्रल पीएच, और दिस पीएच को ही आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसी पीएच को, दिस पीएच इज ऑल्सो called as isoelectric pH, isoelectric pH, ऐसा pH जहाँ पे the amino acid carry both charge, negative charge as well as positive charge, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर ऐसे अमीनो एसिड, the pH at which amino acids carry both charge is called as isoelectric pH और the pH 7, ठीक है। और फिर इस आयन को या फिर इस अमीनो एसिड को ही क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन इज दैट अमीनो एसिड which carry both charge at pH 7, उसी को ही बोलेंगे ज्विटर आयन, या फिर दो पोल डायपोलर आयन, डायपोलर, डायपोलर दो पोल है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, इसलिए इसको द अमीनो एसिड विच इज हैविंग बोथ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज एट pH 7, उसी को बोलेंगे ज्विटर आयन, ठीक है ना। और फिर डायपोलर आयन या फिर डायप्रोटोनेटेड आयन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डायप्रोटोनेटेड आयन, दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन, आपको दिया है ये एनसीईआरटी में, आपको आना चाहिए, ठीक है। एट pH 7 अगर ये अमीनो एसिड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे R हो गया आपका, ये H है, ये हो गया pH एट pH 7। अगर मैं pH कम करती हूँ, ठीक है, एट एसिडिक pH व्हाट हैपेंस, दैट मीन्स एट pH 2 और 3 या फिर एट pH 1 क्या होता है, देख लो, थोड़ा बीच में लिखती हूँ, ठीक है।
ये एट pH 7 पे मिलेगा आपको ज्विटर आयन। दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास दोनों चार्जेस हैं, दैट मीन्स टोटल चार्ज न्यूट्रल है ना, दोनों चार्जेस है ना। ज्विटर आयन, दिस इज कॉल्ड एज योर ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। ठीक है, जैसे ही मैंने pH कम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एट pH 2, एट pH 2 मतलब एसिडिक pH, मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो COOH तो अपना नॉर्मल ही रहता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। R वैसे का वैसे ही रहता है, HP वैसे का वैसे ही रहता है। ये NH3 निगेटिव और एक एक्सेप्ट कर लेता है। यू विल गेट द पॉजिटिवली चार्ज आयंस हियर। ठीक है, एट pH जैसे ही मैं pH कम करती हूँ तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है दैट अमीनो ग्रुप। ठीक है, और जैसे ही अल्कलाइन pH में करती हूँ एट pH 11 और अल्कलाइन और बेसिक, एट बेसिक pH क्या होता है, देखो यहाँ पे ये NH3 यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटॉन लॉस कर लेता है। ठीक है ना, और NH2। ठीक है, you will get this negatively charged species here and here the positively charged ions you will find. So this is the difference. ये इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH, और ऐसे आयन को ये प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड मतलब द अमीनो एसिड कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस एट अ डिफरेंट pH। डिफरेंट pH में वो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं या फिर बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एक बार NCERT देख लो आप, फिर आपको समझ में आएगा। और देख लो, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर अमीनो, अच्छा ये पढ़ेंगे बेस सी। A particular property of amino acid is ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence the solution at the different pH, the structure of amino acid changes. देखो ये zwitter ion, B is called as zwitter ion. ये जो है आपका, this is your zwitter ion. At this pH, at pH 7, the amino acid is having both charge because the ionizable nature of NH3 can accept the proton and COH can lose the proton at pH 7. So this is called as dipolar ion or a zwitter ion. ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पे अगर एसिडिक यही दिया है मैंने, एट pH अल्कलाइन pH, एम्फोटेरिक नेचर मतलब द एबिलिटी, अमीनो एसिड की वो एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, अमीनो एसिड कैन बिहेव एज एसिड और बेस एट डिफरेंट pH, है ना, उसी को बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। अभी दूसरी प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितने भी अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन में क्या रहता है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं निकालूं तो मुझे ऐसा मिलेगा COOH, ये H है, यहाँ पे R इज इक्वल टू H है, और ये हो गया आपका NH2। ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन में क्या है कि ऑल 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वैलेंसीज है कार्बन की, 4 वैलेंसीज डिफरेंट इसमें। ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में ऐसे बोलते हैं कि ग्लाइसिन इज हैविंग ए कायरल कार्बन, दैट मीन्स कायरल कार्बन इज एब्सेंट इन ग्लाइसिन। अभी कायरल कार्बन क्या है, देखो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, इन C4 लिखते हैं अपन, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट सब्स्टिट्यूट। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे COOH लिख लिया, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे NH2 लिख दिया और यहाँ पे CH3 लिख दिया। तो इफ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है।
So this carbon, now you call this carbon is your chiral carbon, chiral carbon. और अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये किसका स्ट्रक्चर है, अमीनो ग्रुप इज देयर, एसिड ग्रुप इज देयर, CH3 इज देयर, ये क्या है, एलानीन है आपका, एलानीन. दैट मीन्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सी एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, except glycine the amino acid, all amino acids के पास क्या है, all amino acids have chiral carbon. ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कायरल कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जिसके चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट ने सेटिस्फाई किया है, इसी को बोलेंगे कायरल कार्बन. तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके पास कायरल कार्बन है. और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट कायरल कार्बन की होने की वजह से उनके दो फॉर्म मिलते हैं, एक फॉर्म मिलता है डी फॉर्म, ठीक है, एंड एक फॉर्म मिलता है एल फॉर्म. एल फॉर्म और डी फॉर्म क्या होता है देख लो, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म, ऐसे दो फॉर्म. जैसे अगर ये मिरर है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर में मुझे उसके दो इमेजेस मिलते हैं, कौन से, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जब मिलेंगे, अगर कोई कार्बन, अगर कोई सब्स्टिट्यूट या फिर कोई मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है, जिस भी मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है. दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल विल हैव टू डिफरेंट मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, टू डिफरेंट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लो, जैसे जैसे ये COOH, ठीक है, ये हो गया आपका NH2, ये हो गया H, ये हो गया R, ठीक है. फिर ये हो गया COOH, ये हो गया C, ये हो गया NH2 और ये हो गया H, ये हो गया R, ठीक है. तो इस फॉर्म को बोलेंगे एल फॉर्म, ठीक है, लिवो फॉर्म, और इस फॉर्म को बोलेंगे आपका डी फॉर्म. यू विल गेट द टू डिफरेंट इमेजेस. अगर मिरर में से पास करो तो यू विल गेट द टू डिफरेंट नॉन सुपर, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहे, ऐसे टू डिफरेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, या फिर ऑप्टिकल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर मिलेंगे, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर. एक एल स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे OH आपको एक साइड में मिलेगा और यहाँ पे OH आपको डिफरेंट साइड में मिल रहा है, यहाँ पे राइट साइड में OH मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH मिल रहा है. सो दिस आर द टू डिफरेंट फॉर्म, एक को लिवो फॉर्म बोलते हैं एल फॉर्म और एक बोलते हैं डी फॉर्म. और ये क्यों है एब्सोल्यूट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन. जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास या फिर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टू फॉर्म्स, और व्हाट इज द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अमीनो एसिड, because of the presence of chiral carbon, except glycine do not have that form, ठीक है ना. और तीसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो अपन ने पहली देखी कि आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट मीन्स आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 as well as COOH at the different pH, ठीक है. एंड यू विल गेट at particular pH, at pH 7 you will exist, that means amino acid will exist in a that amino acid, the same amino acid will carry negative charge as well as positive charge, and the same amino acid having both charge, you call that amino acid as a zwitter ion. ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है एट pH 7, उसको आप बोलते हैं zwitter ion और टू पोल वाला डायपोलर आयन, ठीक है. और ऐसी जो प्रॉपर्टी है, that the property of amino acid which behave can, that means the property of amino acid where amino acids can behave as acid as well as base, ठीक है ना. वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, हाइड्रोजन को लूज भी कर सकता है. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड. यस, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन दे हैव टू डिफरेंट एब्सोल्यूट फॉर्म और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक है एल फॉर्म और एक है बी फॉर्म, ठीक है. और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी. ये भी क्यों रहती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल ये सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर मैं किसी
ये यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कायरल कार्बन है, सिर्फ अभी सुन लो, ऐसा जिसके पास मॉलिक्यूल विथ कायरल कार्बन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है वहां पे वो मॉलिक्यूल है जिसके पास कायरल कार्बन है। यहाँ से अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट पास हो गया तो दिस लाइट कैन आइदर मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एक तो इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज मूव हो सकता है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो सकता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स हैव दिस प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी। what is meant by optical activity? Optical activity is that property of particular molecule जिसके पास कायरल कार्बन है, जिसके पास कायरल कार्बन है वो क्या करेगा, जब भी प्लेन पोलराइज लाइट वहां से पास होगा, उस मॉलिक्यूल से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास हो जाएगा तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, to rotate, the ability of a molecule to rotate this plane polarized light either in a clockwise or in a anti-clockwise, either in a clockwise or in a anti-clockwise direction. What I am saying, the ability of a molecule, ठीक है, to क्या है, the ability of a molecule, to rotate, किसको रोटेट करने का है, टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। द एबिलिटी प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। This property is called as optical activity. This property is called as your optical activity. This is called as your optical activity. और ये optical activity amino acids में present है. That means amino acids are optically active except glycine. Amino acids are optically active. वो ऑप्टिकली क्यों है बच्चे? वाई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। सब अमीनो एसिड के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए दे आर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं है इसीलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता। पर जितने भी अमीनो एसिड है उनके पास कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट से सेटिस्फाइड हो, उसी को बोलेंगे कायरल कार्बन। ये लेक्चर 2-3 बार सुनना, आ जाएगा सब। बायोमॉलिक्यूल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पर ठीक है, 3-4 बार सुनेंगे तो आ जाएगा। सो विच आर द 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड? फर्स्ट दैट ज्विटर आयन वाली पढ़ी है अपन ने, ठीक है, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड एट द डिफरेंट पीएच, ये तो हो गई। दूसरी हो गई एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन और तीसरा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्लेन पोलराइज लाइट, ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास हो गया कहाँ से? ऐसे सॉल्यूशन से जहाँ पे वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कौन सा मॉलिक्यूल? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट इस डायरेक्शन में मूव हो गया या फिर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना, इसी को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव वो मॉलिक्यूल। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, है ना, ये प्लेन पोलराइज है लाइट है, ये एक सॉल्यूशन से पास हो गया। ये सॉल्यूशन में क्या है? ये सॉल्यूशन किसका बना है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये अमीनो एसिड ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में घुमा दिया, तो इसी को बोलेंगे ऑप्टिकली, दिस इज ऑप्टिकली दिस अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसने नहीं घुमाया तो दैट मीन्स दिस अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन है वो, समझे? So this is it. Now let's discuss the types of amino acid.
ठीक है। वैसे तो अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट है, बट कुछ 20 अमीनो एसिड्स ही है ओनली, but only 20 amino acids are present, but only 20 amino acids are present or incorporated ribosomically into protein। ठीक है, एक बात सुन लो, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना, आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कौन बनाएगा, जैसे ये आरएनए है तो यहाँ पे राइबोसोम्स आएंगे, ये राइबोसोम्स आएंगे और राइबोसोम से क्या बनाएंगे, आगे अमीनो एसिड उठा उठा के लाएंगे, ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, ठीक है ना। तो ये सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन रहेंगे। फिर तो जितने भी अमीनो एसिड राइबोसोम्स उठा उठा के लाता है और उससे प्रोटीन बनाता है, मतलब जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। What are standard amino acids? Standard amino acids are only 20 amino acids। वैसे तो अमीनो एसिड्स बहुत सारे एग्जिस्ट है नेचर में, बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स ही हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जो राइबोसोम्स प्रोटीन, जो राइबोसोम्स राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन। ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर इनको ही स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या फिर प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स जो राइबोसोम्स प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐसे अमीनो एसिड्स जो राइबोसोम उठा के लाएगा साइटोप्लाज्म से और प्रोटीन बनाएगा उससे, उसको बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड या फिर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, इसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कितने हैं, नंबर है इनका 20, ठीक है, एंड ऑल आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, या फिर जो प्रोटीन की अगर मैंने हाइड्रोलिसिस की, प्रोटीन की मैंने अगर हाइड्रोलिसिस की, ब्रेक डाउन किया, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी, एडिशन ऑफ वाटर, है ना, तो मुझे क्या मिलेंगे, आई गेट ऑल अमीनो एसिड्स, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। जो मुझे अमीनो एसिड मिलेंगे उन्हीं को नाम मैंने दिया है, उन्हीं को नाम मैंने दिया है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये क्या है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट रहेंगे उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड। ये सारे अल्फा अमीनो एसिड्स है। अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जहाँ पे अल्फा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप कौन से है अमीनो एसिड में, COOH फंक्शनल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर अल्फा कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को अटैच है या फिर सेम कार्बन को अटैच है तो उसको बोलते हैं अपन अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। एल फॉर्म, एल फॉर्म मतलब वही जहाँ पे OH राइट साइड में, COOH राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ऐसे COOH, C, NH2H एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस, बट सुन लो। ठीक है, द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, और दूसरे रहेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। सो विच आर द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड, ये है आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। कौन से हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट रहेंगे उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन और विच आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन। तो कौन से है, 20 फॉर एग्जाम्पल, ढंग से लिखते हैं एक 1 by 1। इसके एब्रीविएशन आपको आने चाहिए।
पर इसके पहले एक बार नॉन स्टैंडर्ड कौन से रहते हैं एक बार देख लो। नॉन स्टैंडर्ड amino acids. Non-standard amino acids are those amino acids which are not part of protein, not part of protein का part नहीं है, ठीक है, बॉडी में रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट नॉट प्रोटीन नहीं बनेगा इससे। फॉर एग्जाम्पल आपका सिट्रुलिन हो गया, ऑर्निथीन हो गया, ऑर्निथीन, ठीक है, दैट गाबा, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, गाबा, ठीक है ना, दैट गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, ये सारे तीनों क्या है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। इन दोनों का रोल है यूरिया साइकिल में, प्रोटीन नहीं बनेगा पर ये यूरिया साइकिल में रोल प्ले करते हैं। और गामा गामा गाबा क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और इनको नॉन स्टैंडर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है, डू नॉट टेक प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स 20 आते हैं, सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड्स आर द all standard amino acids are alpha amino acids, that means both the functional group will be attached to the same carbon. कौन से एक बार देख लेते हैं। अर्जिनिन, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ 20 अमीनो एसिड्स के नाम और इसके एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए एक बार। अर्जिनिन, इसको लिखते हैं शॉर्ट में आर्च, ठीक है, वैलिन, वैल शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अर्जिनिन वैलिन, ठीक है, एलानिन, ALA लिखते हैं एलानिन, ठीक है, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस लिखते हैं इसको, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ISE, ठीक है, ल्यूसिन, LEU लिखते हैं इसको, ठीक है, लाइसिन, LYS लिखते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ठीक है, मेट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए इसको, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, TRY, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। फिर इसके बाद और आते हैं एस्पार्टिक एसिड, इसको लिखते हैं शॉर्ट में एसिडिक अमीनो एसिड है ये। एक आता है आपका ग्लूटामिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं GA, ग्लूटामिक एसिड। फिर आता है आपका एस्पार्जिन, ASN लिखते हैं इसको, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, ठीक है, GLN लिखते हैं इसको, ग्लूटामिन, सेरिन, ठीक है, प्रोलिन, ठीक है, प्रोलिन एक अलग थोड़ा अमीनो एसिड है, इसमें NH2 नहीं रहता, इसमें आइमिनो ग्रुप रहता है, आइमिनो मतलब NH2 नहीं, NH2 की जगह NH ग्रुप मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोलिन, टायरोसिन, TRY, कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7, सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, ठीक है, और कितने, दो बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 more are there,
सेरीन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग हो गया, TRR, न्यूट्रल, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, सो ऑल दीज आर 20 अमीनो एसिड्स और ये इसके एब्रीवेशन है। ये आपको आना चाहिए, कभी एब्रीवेशन से पूछ लिया तो आपको आनी चाहिए बच्चा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। सो दीज आर द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाएंगे उसको अपन ने बोला है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे उनको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हैं, जितने प्रोटीन बनाते हैं वो है कितने हैं, 20 इन नंबर है, ठीक है। कौन सा 20 इन नंबर है, इतने 20, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में उनका कोई रोल नहीं है, उनको नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड में, अगर अपन और अंदर जाए तो स्टैंडर्ड में भी जो स्टैंडर्ड में से 20 अमीनो एसिड्स है, स्टैंडर्ड में से जो 20 अमीनो एसिड्स है, ये 20 अगेन क्लासिफाई होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा रहेगा नॉन इसेंशियल। एक सेमी एसेंशियल टर्म भी है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसेंशियल मतलब क्या कि जो बॉडी में बनते नहीं है, जो बाहर से डाइट के फॉर्म में लेने पड़ते हैं, ठीक है। हैज टू बी टेकन, has to be taken from diet, that means they are not synthesized inside body, not synthesized by living, sorry, not synthesized inside body में नहीं बनते, ठीक है। उनको बाहर से लेना पड़ता है, उनको बोलते हैं इसेंशियल। और ये नॉन इसेंशियल, ये टर्म इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट टर्म। दे आर इसेंशियल बट दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी, इसलिए घर की दाल है इसलिए इसको नाम दे दिया नॉन इसेंशियल, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर टर्म, बट एनीवेज विल नॉट गो डीप इनटू दैट। नॉन इसेंशियल मतलब दे आर सिंथेसाइज्ड बॉडी, सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी बाय मॉडिफिकेशन। अगर हमने इनका लिए बाहर से ले लिए इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसेंशियल अमीनो एसिड फिर मॉडिफाई होते हैं बॉडी में और उनसे ही नॉन इसेंशियल बनते हैं, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज्ड और मॉडिफाइड और फॉर्म इनसाइड, प्रोड्यूस्ड इनसाइड बॉडी एंड दे नॉट टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट। डाइट के फॉर्म में या फिर बाहर से नहीं लेते अपन, बॉडी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं ये, और ये बॉडी में ही बनते हैं, इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, आनी चाहिए आपको। इसेंशियल इसके तो बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे मिल जाएंगे, अपन कोई भी एक पढ़ लेते हैं। जैसे VIP हॉल में TT, ये बहुत फेमस ट्रिक है। V मतलब वैलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन, ठीक है। P मतलब फिनाइल एलानिन, हॉल मतलब हिस्टिडीन, A मतलब आर्जिनिन, ठीक है। L मतलब ल्यूसिन, एक ल्यूसिन भी इसी में आता है और L लाइसिन भी इसी में आता है, ठीक है। M मतलब मिथियोनिन, ठीक है। T मतलब ट्रिप्टोफैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्टोफैन ये बाहर से लेना पड़ेगा, और T आता है आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो ये जो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 है आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें से दो जो है, इसमें से दो है, इसको बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल में दो आते हैं, एक आता है हिस्टिडीन और दूसरा आता है आर्जिनिन। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि वैसे तो इसको इसेंशियल सेमी इसेंशियल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी बनाती है, एनिमल बॉडी बनाती है, बॉडी सिंथेसाइज, दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। सेमी इसेंशियल किन के लिए है? सेमी इसेंशियल फॉर लैक्टेटिंग मदर और फीटस या फिर इन्फंट, इनके लिए ये सेमी इसेंशियल है। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा रहता है? इनको नाम इसेंशियल, देखो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में 10 इसेंशियल बोले हैं और 10 नॉन इसेंशियल बोले हैं। इसेंशियल मतलब कौन से? जो बाहर से लेने पड़ेंगे डाइट के फॉर्म में, उसके बोले हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और नॉन इसेंशियल मतलब जो बॉडी में जो इसेंशियल अपन खाते हैं उसी से मॉडिफाई होकर नॉन इसेंशियल बनते हैं, मतलब जो बॉडी में ही बनते हैं उनको बोले हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जो बाहर से लेने पड़ेंगे, डाइट के फॉर्म में लेने पड़ेंगे, उनको नाम दिया है इसेंशियल। ठीक है, और ये सेमी इसेंशियल क्या है कि देखो जो 2 अमीनो एसिड्स है वो अपने बॉडी में बनते हैं, आइडियली वो नॉन इसेंशियल ही है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए। पर जैसे लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को फीड कर रही है मदर, प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, या फिर इन्फेंट है, छोटा बच्चू है जो बहुत मतलब जिसकी भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उनमें क्या रहता है कि ये जो अमीनो एसिड है जितने अमाउंट में बनते हैं अपने बॉडी में उतने इनफ नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा ग्रो हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है उसकी, या फिर प्रेग्नेंट मदर खुद भी है, उसका बच्चा भी, उसको फीड करना है, लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को फीड कर रही है, तो जो 2 अमीनो एसिड है वो उतने इनफ नहीं रहते जितने बॉडी में है। तो उनको जैसे लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट फीमेल है, छोटा बच्चा है, उनको क्या रहता है कि बाहर से लेने पड़ते हैं। दैट मीन्स द अमाउंट विच इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी इज नॉट इनफ, दैट मच इनफ। दैट्स व्हाई दिस 2 अमीनो एसिड हैज टू बी टेकन फ्रॉम द डाइट अगेन। वैसे तो ये एडल्ट हेल्दी पर्सन के लिए क्या है, बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, नॉन इसेंशियल है, पर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है ना, लैक्टेटिंग मदर है, छोटा बच्चों, उसको क्या रहेंगे, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जितने बॉडी में बन रहे हैं वो उतने इनफ नहीं है, बाहर से और लेने पड़ रहे हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा तीसरा रहता है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब 20 में से जितने भी बच गए आपके, जैसे इसकी ट्रिक है गैस पर CPR, ठीक है, जी से आता है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, और ग्लूटामीन, ठीक है, G3, ए से भी 3 आते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्जिन, आर्जिनिन उसमें आ गया था, ठीक है ना, एलानिन इसमें आएगा, एलानिन, ठीक है, एस से आता है योर सेरीन, नॉन इसेंशियल है, ठीक है, ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। PR इज योर प्रोलीन, ठीक है, C इज योर सिस्टीन एंड TR इज योर टायरोसिन। ये टायरोसिन भी बॉडी में ही बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। हो गए 3, 3, 6, ठीक है, 3 और 3 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 10 are your non-essential amino acids. Understand? So this is the second classification. First classification standard, non-standard. जो प्रोटीन बनाएंगे वो स्टैंडर्ड, जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे वो नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, प्रोटीन कितने बनाते हैं? 20 अमीनो एसिड, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये 20 में स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और अगेन उसके अंदर घुसूंगी मैं तो बोलेंगे मुझे कि इसेंशियल है भाई, ये नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कौन से हैं? जो बाहर से लेने पड़ेंगे उसको बोलेंगे इसेंशियल। ठीक है, ये 20 अमीनो एसिड्स जो है उनमें से 10 है इसेंशियल और 10 है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल ये है गैस पर CTR, गैस पर CTER, ठीक है, ये आपके नॉन इसेंशियल है, मतलब बॉडी के अंदर बन रहे हैं।
ठीक है। और जो 10 बच्चे कुछ हैं वो है आपके कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो बाहर से लेने पड़ रहे हैं। उसका मैंने ट्रिक भी बताया था वीआईपी हॉल पर, वो वीआईपी हॉल में टीटी वाला, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन आता है आपका, थ्रियोनिन आता है, ठीक है, मिथियोनिन, ये सब, ठीक है। और आप अपन अभी तीसरा पढ़ते हैं कि थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप अगर वेरिएबल है, वैसे अगर प्रॉपर्टीज देखें अपन अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज किसकी वजह से रहते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड किस किस की वजह से रहते हैं, प्रॉपर्टीज क्यों आती है उनको, एक तो COOH, एक तो NH2 ग्रुप और R वेरिएबल R ग्रुप, ये तीनों की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज है। जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर बिकॉज ऑफ द COOH ग्रुप, बिकॉज ऑफ द NH2 ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ द R ग्रुप। But what is the basis of classification of amino acid? So basis of classification is R group, is variable R group, ठीक है। R group हर amino acid में variable रहता है, that's why this is the basis of classification of amino acid, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जिसमें R ग्रुप में एसिडिक ज्यादा हो, एसिड दैट मीन्स R ग्रुप इज इक्वल टू COOH, COOH अगर मोर है तो यू विल गेट एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में आपका ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लूटामिक एसिड, योर एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में R इज इक्वल टू आप लिखते हो CH2COOH, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड में R इज इक्वल टू आप लिखते हो CH2CHCOOH, है ना। जैसे अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का एक फॉर्मूला लिख के बताऊँ तो ऑलरेडी देखो इसमें NH2 है, एक COOH तो ऑलरेडी रहता है, एक H रहता है, और ये R की जगह पे यहाँ पे आता है CH2COOH। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे देख यहाँ पे दो COOH, दो एसिडिक ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक 1 and 2, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। क्या डिफिकल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे एस्पार्टिक एसिड में, सो दिस टू आर एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरा रहता है आपका बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में क्या रहेंगे, जैसे एसिडिक में COOH ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक में R इज इक्वल टू NH2 रहेगा ज्यादा, है ना, R इज इक्वल टू NH2। जैसे आपकी तीन है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन ये तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अर्जिनिन एंड योर लाइसिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जिनिन एंड लाइसिन, दीज टू आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, दीज आर हैविंग R इज इक्वल टू NH2 एक्स्ट्रा है ना। जैसे नॉर्मली तो इसमें एक NH2 रहता ही है ना, COOH एक रहता है, एक H रहता है, तो R की जगह पे NH2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। तो ये NH2 हो गया और ये एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई दिस इज अ बेसिक अमीनो एसिड। अर्जिनिन एंड लाइसिन ये क्यों अपने को ध्यान में रखना है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट इन द हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स का अपन पढ़ते हैं बेसिक नेचर। हिस्टोन प्रोटीन्स का बेसिक नेचर क्यों है, बिकॉज है ना, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक रहेंगे तभी जाके DNA, एसिडिक DNA को पकड़ के रखेंगे, and that will help in folding. Histone proteins are basic in nature because of the presence of arginine and lysine amino acids. इनका abundant ज़्यादा है, presence ज़्यादा है ये प्रोटीन में, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि उनमें बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तीसरे आ गए, फिर एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया, तीसरा आएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल अमीनो एसिड। R क्या है, R न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, गावली, ये हो गए आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। गवली ढंग से लिखिए, सो दीज आर योर न्यूट्रल। एक एसिडिक हो गया, एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, न्यूट्रल में हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन। अर्जिनिन लाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे गवली, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है।
फिर क्या आता है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, जहाँ पे बेंजीन रिंग है या फिर एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड्स? जैसे आपके आगे 3 आने चाहिए आपको। फिनाइल एलेनिन, मैंने स्ट्रक्चर पहले ही निकाल के दिखा था इसका, ठीक है। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अमीनो एसिड है एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। जैसे फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर निकाल लो, COOH हो गया, ये H हो गया, ये NH2 हो गया, ठीक है, ये CH2 और ये आपकी फिनाइल की बेंजीन रिंग, ये आपका आ गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अगर इसी को मैंने OH लगा दिया तो ये हो गया आपका टायरोसिन, ठीक है। सो दीज आर बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक साइड चेन, दे आर कंसिडर्ड एज एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से रहते हैं? OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स फॉर एग्जांपल आपके हैं दैट सेरीन, टायरोसिन भी बराबर है सेरीन, ठीक है ना, टायरोसिन एंड थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन नहीं, थ्रियोनिन, TT सर, TTS, ठीक है। सेरीन अपन ने अभी स्ट्रक्चर निकाला था, सेरीन COOH इधर रहता है, इधर NH2 N टर्मिनल C टर्मिनल, सॉरी ये तो अल्को प्रोटीन में लिखते हैं अपन N टर्मिनल C टर्मिनल, ये CH2 और OH है ना, ये OH आगे। इसमें टायरोसिन में भी अपन ने OH निकाला था। सो दीज आर द अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। अपन ने पढ़ लिया न्यूट्रल अमीनो एसिड, अपन ने पढ़ लिया बेसिक, एसिडिक पढ़ लिया, अल्कोहल कंटेनिंग, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग एंड फिर सल्फर कंटेनिंग भी आता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में 2 आने चाहिए आपको, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। These 2 are your sulfur containing amino acids. Yes. Neutral, basic, acidic, sulfur containing, aromatic, alcoholic. Yes, one more heterocyclic is also there. Heterocyclic mean वो नहीं पढ़ते, that proline, hydroxyproline वगैरह उसमें आता है, ठीक है। Okay, so this is it about the amino acids, ठीक है। What are the basis of properties of amino acid? Why certain physical and chemical properties are provided, और the amino acid are having certain physical and properties, क्यों रहती है उनमें properties certain? Because of the carboxylic group, because of the NH2 group and because of the variable R group, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? R group is the basis of classification of amino acid. Yes, okay. उसके बाद अगर आपने पूछा कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जहाँ पे R इज इक्वल टू H है, ठीक है। एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रिप्टोफैन क्या है, ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि, और इससे क्या डिराइव होता है, इंडोल एसिडिक एसिड। जैसे ऑक्सीन, ऑक्सीन अपन पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन में, तो ऑक्सीन किसका डेरिवेटिव है? ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन से ही सीरोटोनिन और मेलाटोनिन भी बनता है, डेरिवेटिव है इसके मेलाटोनिन, ठीक है। ये इतना आना चाहिए बच्चे। और उसके बाद और एक अमीनो एसिड है जो आपने करना है, थर्ड ईयर, टायरोसिन। टायरोसिन, तो टायरोसिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टायरोसिन, टायरोसिन कहाँ पे बनता है? टायरोसिन इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है? बॉडी में बना के बाहर से टायरोसिन इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि फिनाइल एलानिन उसको जाके बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। फिनाइल एलानिन अपन बाहर से लेते हैं, इसलिए उसको नाम है इसेंशियल अमीनो एसिड। फिर वो इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वो फिनाइल एलानिन बॉडी में जाके टायरोसिन बनाएगा, तो टायरोसिन बॉडी में बनता है, इसलिए इसको नॉन इसेंशियल बोला है। तो टायरोसिन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके टायरोसिन के? तो टायरोसिन देख लो,
टायरोसिन इज ए मेलानिन, मेलानिन बनाएगा ये, मेलानिन। ऊपर से कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस मतलब एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, वही एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब उसकी डेरिवेटिव है। ऊपर से डोपामीन, ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, ठीक है। ऊपर से T3 थायरोक्सिन हार्मोन्स, ये सारे उसके डेरिवेटिव है टायरोसिन के। सी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएंगी और पेशेंट को सर्टेन सिम्टम्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज इट अबाउट अमीनो एसिड। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इतना ही दिया है कह रहे हैं अमीनो एसिड का। They are substituted methane, the four substituent group are occupying the 4 valency position, hydrogen, ये सब दिया अपने पढ़ लिया। Based on the nature of our many amino acids, however those occupying the protein only 20 मतलब यही स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वही जो प्रोटीन बनाएंगे उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड में भी इसेंशियल नॉन इसेंशियल, हाँ, इन्विटर आयन है, ये सब अपने पढ़ लिए हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर समझा दिए हैं, ये तो अलग है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे कुछ दिया है क्या, ये सब पढ़ लिया था अपने। बायोमोलिक्यूल्स ये भी कर लिया था। ये भी कल पढ़ा लिया था। फिर प्रोटीन, प्रोटीन पढ़ते हैं, एक मिनट।